चलिए एसक्यूएल सर्वर सबसे पहले हमें देखना है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, जिसके अंदर हमें देखना है पहले क्रिएट, अल्टर, ड्रॉप, ट्रंकेट, यूज, एनएसपी, ये कमांड्स को देखना है। ठीक है, तो बेसिकली अगर आप चाहें, वैसे मैं आपको नोट्स जो दूंगा उसमें सारी चीज़ें लिखी रहेंगी पहले से ही सारे नोट्स में, मतलब एक बार आपको नोट्स दिखा दूँ। हाँ, उस नोट्स में सारी चीज़ें वैसे रखी गई हैं, आपको कुछ भी नोट करने की जरूरत नहीं है। अगर आप देखें एवरीथिंग एग्जाम्पल साथ में राइट कर रखा हो पहले से, तो बस केवल समझना है और उसको प्रैक्टिकली आपको करके देखना। डाटा, हाँ, और भी सब, जैसे ये तो हमने मेन 4 कैटेगराइज किया है 4 तरीके से, वैसे और भी इसमें टिक्वल हुआ, टीसीएल अलग से हो गया, 2-3 तरीके, 3-4 तरीके, मतलब 5-6 तरीके से और डिवाइड किया गया है इसको। ठीक है, ऐसा कुछ है नहीं फिलहाल के लिए। सारे कमांड्स के डेफिनेशंस कैसे क्या करना है, उसका सिंटैक्स यहाँ पर राइट किया गया है। एवरीथिंग मतलब नोट्स में आपको सब मिल जाएगा, आप उसे यूज़ कर सकते हो। एंड हमें क्या करना है, हमें सिंपली उसे इम्प्लीमेंट करके देखना। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्रिएट कमांड के थ्रू हम क्या करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं। वो ऑब्जेक्ट आपका डेटाबेस हो सकता है, टेबल हो सकता है, प्रोसीजर व्यू या कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो चलिए करके देखते हैं। सबसे पहले कनेक्शन को एस्टैब्लिश कर लेते हैं और उसके बाद एक क्वेरी फाइल ले लेते हैं। तो जस्ट व्यू में चलेंगे और यहाँ पर होता है टूल बॉक्स या टूल बार में आपका आता है स्टैंडर्ड टूल बार, इस पर क्लिक करेंगे तो स्टैंडर्ड टूल बार आ जाएगा। देन न्यू क्वेरी विंडो एक आप ले लेंगे, जहाँ पर अपनी क्वेरी को आप टाइप करेंगे। ओके, नाउ लेट्स क्रिएट, लेट्स हम बनाना चाहते हैं डेटाबेस, देन डेटाबेस का नाम, कुछ भी डेटाबेस का नाम हो सकता है। मैंने दिया यहाँ पर MyDB। देन एग्जीक्यूट कराने के लिए आप सेलेक्ट करके F5 दबा सकते हैं या फिर यहाँ पर भी आप क्लिक कर सकते हैं F5। तो फिर F5 काम नहीं करता, ये सेटिंग ऑन करनी पड़ेगी F5 के लिए? हाँ, नहीं काम करता, कभी कभी सेटिंग ऑन करनी पड़ती है उसके लिए, कभी कभी सेट करना पड़ता है उसको F5 से। या एक कमांड और होता है यहाँ पर, एग्जीक्यूट नहीं कर रहा उसे फिलहाल। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो ये एग्जीक्यूट करेगा और आपका डेटाबेस बन चुका है। डेटाबेस जब भी आप बनाएं तो बनाने के बाद जब उसे यूज़ करना हो तो आपसे सबसे पहले यूज़ कमांड से यूज़ करेंगे। अदरवाइज बाय डिफ़ॉल्ट जो एक्टिव डेटाबेस होता है वो मास्टर डेटाबेस होता है। कोई भी काम करेंगे, कोई एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे तो आपके मास्टर डेटाबेस में परफॉर्म होगी। ठीक है, तो अगर आपको अपने बनाए हुए डेटाबेस में वो एक्टिविटी परफॉर्म करनी है तो आप यूज़ कमांड से पहले आप उसे यूज़ करेंगे। लेट्स यूज़ MyDB, ये एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, तो डेटाबेस आपका बन गया। डेटाबेस ड्रॉप करना हो आपको, जस्ट ड्रॉप डेटाबेस एंड डिलीट हो जाएगा डेटाबेस। ठीक है, लेट्स डू अनदर थिंग। टेबल क्रिएट करनी है तो मैंने कहा क्रिएट टेबल, लेट्स एम्प्लॉई कॉलम ID डेटा टाइप उसका। ठीक है, अगर इसको की कंस्ट्रेंट्स बनाना है तो आप बना सकते हैं। लेट्स प्राइमरी की। अगर इसे आपको ऑटो इंक्रीमेंट डालना है, जिसे बोलते हैं आइडेंटिटी का मतलब होता है कि एक उसकी इनिशियल एक सीड डाल दो आप, उस सीड के अकॉर्डिंग क्या होगा वो एक्सटेंड करता रहेगा करके। ठीक है, क्या हो गया? इसमें
चलो प्राइमरी की, अगर मुझे इसको आइडेंटिटी के रूप में सेट करना है तो यहाँ पे यूज़ करेंगे हम आइडेंटिटी। आइडेंटिटी में क्या होता है, बाय डिफ़ॉल्ट सीड जो बनेगा आपका वो 1 से बनेगा और 1 का इंक्रीमेंट होगा, तो 1 2 3 4 5 ऑटोमेटिक वो लेता चला जाएगा। ठीक है, अगर आपको अपना सीड देना हो, ठीक है, तो आप सेट कर सकते हैं यहाँ पर जस्ट ब्रैकेट में फर्स्ट वैल्यू योर सीड, इनिशियल वैल्यू स्टार्टिंग कहाँ से होनी है, और सेकंड वैल्यू होगी कितने का इंक्रीमेंट होता है। जैसे मैंने कहा स्टार्टिंग मेरी होगी यहाँ 100 से और हमारा इंक्रीमेंट होगा 5। ठीक है, तो 100 105 110 115 वॉटेवर करके इंक्रीज करेगा। ठीक है, फिलहाल आइडेंटिटी में केवल नॉर्मल सेट करूँगा, देन कॉमा नेक्स्ट कॉलम नेम वायर कैर। क्यों भाई तुम यहाँ से वहाँ भाग रहे हो, तुम्हारा ठिकाना नहीं है। नेम लेट्स सैलरी, सैलरी इट में बिग INT एंड देन whatever department where care let's say जब अभी आप वायर कैर टेक्स्ट या कुछ और देते हैं डाटा टाइप, तो आपको साइज उसकी जरूरत स्पेसिफाई करनी है। केवल न्यूमेरिक जो प्रीफिक्स होते हैं, न्यूमेरिक टाइप जो होते हैं वो प्रीफिक्स होते हैं, वेरिएबल जो होते हैं वो प्रीफिक्स नहीं होते, उनकी साइज प्रीफिक्स नहीं होती है। ठीक है, तो जो आप न्यूमेरिक लेंगे, न्यूमेरिक में आपको साइज़ नहीं देनी पड़ेगी, क्योंकि न्यूमेरिक की साइज़ पहले से ही फिक्स होती है। इंटीजर 2 बाइट, बिग इंटीजर 4 बाइट, शॉर्ट 1 बाइट, वो आपका पहले से प्रीफिक्स होता है। जब आप लेते हैं वेरिएबल कैरेक्टर टेक्स्ट, तो वहाँ पर वो प्रीफिक्स नहीं होता है, तो वहाँ पर आपको नंबर ऑफ कैरेक्टर स्पेसिफाई करने पड़ते हैं कि यह पर्टिकुलर डेटा टाइप या ये वेरिएबल कितना वैल्यू को होल्ड कर सकता है, कितने कैरेक्टर को होल्ड कर सकता है, उसके नंबर ऑफ कैरेक्टर आपको स्पेसिफाई करने पड़ते हैं। हाँ, मतलब इसमें क्या होता है वायर कैर में कि यहाँ पर मिनिमम लिमिट हो गई इसकी 0 और मैक्सिमम लिमिट हो गई 100, उससे ज़्यादा नहीं। एक लिमिट रेंज बन गई मिनिमम मैक्सिमम की, उसके अंदर नहीं देगा वो। ज़्यादा आप वैल्यू डालने का प्रयास करेंगे तो एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे डिपार्टमेंट है, मैंने डाल दिया केवल 10 का। ठीक है, अभी इसका एग्जांपल देख लेंगे। ठीक है, तो इसी को हम टेबल को बना लेते हैं, एग्जीक्यूट कर लेते हैं, कमांड हमारा एग्जीक्यूट हो गया एंड ये टेबल हमारी बनी। टेबल को स्ट्रक्चर को अगर आपको शो करना हो, यहाँ पर एक कमांड होता है sp_help एंड देन टेबल नेम व्हाटएवर एम्प्लॉय करते हैं, तो बेसिकली आपके टेबल के स्ट्रक्चर को डिस्प्ले कर देगा कि टेबल में कितने कॉलम हैं, कॉलम का टाइप क्या है, उसकी लेंथ कितनी है, एवरी कैपेसिटी। देखिए यहाँ पर जो इंटीजर बनता है वो 4 बाइट का बनेगा, शॉर्ट 2 बाइट का बनेगा और लॉन्ग जो होता है वो 8 बाइट का बनता है। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे इंटीजर आपका 4 दिखा रहा है, बिग इंटीजर 8 दिखा रहा है, वायर कैर आपका जो हमने दिया वो 10 दिखा रहा है और एक वायर कैर 100 दिखा रहा है। ठीक है, एवरी इन्फॉर्मेशन और बाकी इन्फॉर्मेशन जो होती है नीचे आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं क्या इसके बारे में। टेबल का स्ट्रक्चर पूरा शो करेगा, वहाँ से आप अंडरस्टैंड कर सकते हो, समझ सकते हो। देन लेट्स इंसर्ट, कुछ डाटा इंसर्ट करते हैं इसमें इनटू एम्प्लॉय, देन कॉलम स्पेसिफाई करें। तो यहाँ पर आईडी जो है ऑटो इंक्रीमेंट में है, उसे वैल्यू डालनी नहीं है, हमें डालना किसमें है, नेम सैलरी देन डिपार्टमेंट देन वैल्यूज। यहाँ पर नेम दिया मैंने मान लीजिए अनुज, सैलरी मैंने दे दिया मान लीजिए व्हाटएवर, डिपार्टमेंट डाल दिया मैंने। लेट्स एक्सक्यूट, 1 रो अफेक्टेड, डाटा आपका इंसर्ट हो गया। सेम वे में हम यहाँ पर एक दूसरा डाटा डालते हैं, राहुल सैलरी व्हाटएवर कुछ भी दिया। यहाँ पर कैरेक्टर साइज हम बढ़ा देते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस, एक मैंने बड़ा सा कैरेक्टर दिया। ठीक है, और मैंने इसको इंसर्ट करने का प्रयास किया।
यहाँ पर देख रहे हैं, कह रहा है कि स्ट्रिंग और बाइनरी डाटा वुड बी ट्रंकेटेड, स्टेटमेंट हैज बीन टर्मिनेटेड। मीन्स दैट व्हाट, मीन्स दैट सिंपल सी बात है कि यहाँ पर जो आपका स्ट्रिंग डाटा है यह यहाँ पे ट्रंकेट हो रहा है। ट्रंकेट इन द सेंस क्या, डिलीट हो रहा है या कट हो रहा है, मीन्स दैट वहाँ से कट रहा है वो। जैसे 10 है, 10 की कैपेसिटी उसकी जा रही है, लेकिन 10 के बाद जो नंबर ऑफ कैरेक्टर हैं वो उसमें एडजस्ट नहीं हो पाते, क्योंकि साइज है उसकी कैपेसिटी उतनी है 10 कैरेक्टर की। 10 से ज़्यादा अगर आप देखें तो ट्रंकेट कर देगा ऑटोमेटिक से, स्टोर नहीं करने देगा। ठीक है, तो बेसिकली लेकिन वर्कर में डाटा टाइप में फ़ायदा होता है कि यहाँ पर हम मिनिमम और मैक्सिमम कंडीशन लगाते हैं। मतलब ये हुआ कि अगर हमने बोला वर्कर 100, तो 100 का मतलब है वो 100 कैरेक्टर का स्पेस आपको प्रोवाइड करेगा। दो चीज़ होती है, एक होता है हमने कहा 100, तो 100 कैरेक्टर का स्पेस रिजर्व कर लेगा। दूसरी कंडीशन है कि 100 कैरेक्टर का स्पेस आपको प्रोवाइड करेगा, रिजर्व नहीं करेगा, प्रोवाइड करेगा। ठीक है, प्रोवाइड करने रिजर्व करने में अंतर होता है। अंतर होता है वो अंतर ये होता है कि अगर आप बहुत कहते हैं रिजर्व करने के लिए, तो रिजर्व गया मेमोरी में, जैसे आपने डिक्लेयर किया मेमोरी में गया उतने बाइट का स्पेस ले लिया। ठीक है, और अगर आप बोलते प्रोवाइड करने के लिए तो रिजर्व पहले से नहीं लेगा। जब आप उसमें कैरेक्टर पुट करेंगे या कैरेक्टर डालेंगे तो जितने कैरेक्टर डालेंगे उतने कैरेक्टर का स्पेस वह रिजर्व करेगा। ठीक है, यहाँ पर आप यूज़ करते हैं दो डेटा टाइप नॉर्मल टेक्स्ट के लिए, एक डेटा टाइप टेक्स्ट होता है, एक वैरिएबल होता है। सेम दोनों होते हैं, दोनों ही नंबर ऑफ कैरेक्टर को स्टोर करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। लेकिन वैरिएबल जो होता है यह आपको मेमोरी प्रोवाइड करता है, जबकि टेक्स्ट जो होता है वो मेमोरी को रिजर्व करता है। मतलब अगर आपने टेक्स्ट कहा टेक्स्ट 100, तो 100 की मेमोरी वो फिक्स कर लेगा। अगर आपने बोला वैरिएबल 100, तो 100 कैपेसिटी बना लेगा जिसमें 100 की मेमोरी आपको प्रोवाइड कर सकता है वो, लेकिन अलोकेट नहीं करेगा पहले से। ठीक है, इस टेक्स्ट के अंदर जो मेमोरी ऑलरेडी ले ली, हाँ वो मेमोरी रिजर्व कर लेगा। डाले उसके बाद नहीं डाले तो बाकी 90 मेमोरी बन गई इसमें बिल्कुल जाएगी, तो वेस्ट होगी वो। इसीलिए मोस्ट ऑफ केसेस में हम लोग वैरिएबल यूज़ करते हैं, वैरिएबल मोस्ट ऑफ केस में यूज़ किया जाता है। तो फिलहाल के लिए कंडीशन है। अब बात आती है यहाँ पर अल्टर की। तो बेसिकली क्रिएट, अच्छा ड्रॉप करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं ड्रॉप कमांड। तो जस्ट है ड्रॉप ऑब्जेक्ट नेम, डेटाबेस या टेबल या प्रोसीजर या व्यू, क्या ड्रॉप करना चाहते हैं आप। तो जैसे मेरे पास टेबल है, टेबल ड्रॉप करना चाहते हैं तो टेबल एंड देन टेबल का नेम एम्प्लॉय। ठीक है, ड्रॉप करने का मतलब बेसिकली इस डेटाबेस ऑब्जेक्ट से इसको एक्सपेंड कर लें। और यहाँ पर हमारे पास MyDB है, MyDB को एक्सपेंड करें तो टेबल्स, टेबल्स में देखें तो एम्प्लॉय टेबल हमारे पास है। अगर हम यहाँ पर ड्रॉप करते हैं तो ये हमारा कमांड सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हुआ। और अगर हम टेबल फोल्डर के ऊपर रिफ्रेश कर दें, यहाँ से ये टेबल हमारी डिलीट हो। ठीक है, ठीक से रिक्रिएट, फिर से क्रिएट कर लेते हैं इसको हम, और डाटा इंसर्ट कर लेते हैं फिर से इसमें हम, एंड फिर से टेबल हमारी बन गई। ठीक है, अब आते हैं अल्टर। अल्टर में क्या करते हैं, जैसे हमें टेबल में कोई मॉडिफिकेशन करना हो तो वहाँ पर हम अल्टर कमांड लगाते हैं। मॉडिफिकेशन इन द सेंस जैसे कॉलम ऐड करना हो, कॉलम ड्रॉप करना हो, कॉलम की डेफिनेशन चेंज करनी हो, कुछ भी ऐसा मॉडिफिकेशन करना हो तो उसके लिए आप अल्टर कमांड यूज कर सकते हो। ठीक है, अल्टर किसी भी ऑब्जेक्ट को, वह टेबल हो सकता है, वो प्रोसीजर, व्यू, फंक्शन या किसी भी ऑब्जेक्ट को जब मॉडिफाई करना हो तो आप अल्टर कमांड लगाएंगे। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे अल्टर, देन आपको देना होता है ऑब्जेक्ट टाइप क्या है, कि किस ऑब्जेक्ट को आप अल्टर करना चाहते हैं, प्रोसीजर है, व्यू है, फंक्शन है, टेबल है, क्या अल्टर करना चाहते हैं। तो अभी के लिए हमारे पास टेबल है, तो मैंने बोला यहाँ पर टेबल, देन व्हाट एवर योर टेबल नेम। ठीक है, टेबल नेम दिया हमने एम्प्लॉई। अब इसमें हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं इसमें एक नया कॉलम ऐड हो जाए। ठीक है, यहाँ पर हम यूज़ करेंगे जस्ट ऐड कॉलम, देन यहाँ पर कॉलम की डेफिनेशन। तो मैंने कहा यहाँ पर एक और कॉलम जाएगा ईमेल, जिसका टाइप होगा वायरकैट, और ये मैक्सिमम हो सकता है 100 कैरेक्टर। ठीक है, बेसिकली यहाँ पर आपको कॉलम लिखने की जरूरत नहीं है, तब भी आपका काम करेगा ये।
ऐड नॉर्मल करेंगे आप, तब भी आपका ये क्या होगा, कमांड एग्जीक्यूट होगा। और अगर अब आप अपनी टेबल को शो करेंगे, जस्ट सेलेक्ट एम्प्लॉय, तो आप देख पाएंगे यहाँ पर आपको एक नया कॉलम ऐड हुआ मिल जाता है। रो ऐड करते हो रो तो रिकॉर्ड वाइज ऐड होती है ना, रो जैसे रिकॉर्ड डालोगे रो तो ऑटोमेटिक ऐड होगी ना। और रो आगे बीच में रिकॉर्ड डालना हो, बीच में आप इंसर्ट, एक्चुअल रो के साथ कोई कंडीशन नहीं होती, बीच रो आपकी ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाती है। आप बीच में कभी भी कोई डाटा, आप जो हमारे पास आईडी होती है, आईडी वाइज डालते हो आप, ठीक है, आईडी से उसका ऑर्डर सेट होता है। और उसके अलावा दो कंडीशन होती है रोज में, या तो आप डेटा जब इंसर्ट करोगे तो वहाँ पर कंडीशन लगा दोगे कि मुझे किस पर्टिकुलर आईडी पे प्लेस पे डाटा डालना है। जैसे मैंने कहा भाई आईडी नंबर 5 है, 5 को मैंने डिलीट किया, 5 की जगह मैंने दूसरा कोई डाटा डाल दिया, ठीक है, या मैं 5 को अपडेट कर देता, 5 को अपडेट किया तो वहाँ पर उस डाटा हट करके नया डाटा वहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट मिल जाएगा नल, क्योंकि नॉट नल लगाना पड़ेगा जरूर, लेकिन फिर उसके बाद जब आप इंसर्ट करोगे तो कुछ वैल्यू इसमें आपको डालनी पड़ेगी, मतलब इंसर्ट करते समय कुछ वैल्यू डालनी पड़ेगी आपके पास, कुछ वैल्यू आपके पास होनी चाहिए। मतलब नॉट नल का मतलब ये हो गया कि नल वैल्यू को एक्सेप्ट होगा नहीं करेगा, रिसीव नहीं करेगा, तो आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, खाली आप उसे नहीं छोड़ डिलीट जस्ट फॉर डिलीट द टेबल कंटेंट, टेबल कंटेंट डिलीट करना हो तो डिलीट यूज करेंगे, ठीक है। अभी हम अल्टर देख रहे हैं। अच्छा, अल्टर में हमने कॉलम ऐड किया, कॉलम रिमूव करना हो उसमें से तो यूज कर सकते हैं आप अल्टर टेबल एम्प्लॉई, देन ड्रॉप ईमेल, ठीक है, लेट्स एग्जीक्यूट। अगर आपको ऐसा नहीं समझ में आता है, इसमें नहीं कर पाया थी, आप यहाँ लगा देंगे कॉलम, आप यहाँ देखेंगे आपका कॉलम जो है वो ड्रॉप हो चुका है। नहीं दिख रहा है? हाँ, हेलो, ठीक है। अभी अगर आप देखते हैं तो आपका ये कॉलम यहाँ से ड्रॉप हो चुका है, ठीक है। सेम वे में कॉलम की अगर आपको डेफिनेशन चेंज करनी है, जैसे डिपार्टमेंट हमारा अभी 10 कैरेक्टर को होल्ड करता है, वर्कर इसका 10 कैरेक्टर है ना, अगर मुझे इसकी साइज को कम या ज़्यादा करना हो या डाटा टाइप बदलना हो तो जस्ट अल्टर टेबल देन एम्प्लॉई देन मॉडिफाई कॉलम it's a dpt and good morning। हाँ बताइए। नाइट में मैं देखता हूँ, मैं देखता हूँ फिर मैं यहाँ पर ऑफिस टाइम में टाइम मिलने जाता है। चलिए मैं देखता हूँ जिस टाइम मेरा दिखता है नाइट में कर लेता हूँ। 9:30
बस और एक चीज़ और है, शायद मैं आपकी क्लास को मैं ड्रॉप करने वाला हूँ, क्योंकि ना मतलब ये है कि अभी मुझे पेमेंट नहीं हुई इस चीज़ की। तो हाँ, मैं जितने पेमेंट हुई नहीं, इसलिए मैं कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगा। अगर पेमेंट नहीं हो पाएगी तो प्लीज़ मुझे कुछ नहीं करना। मैं उनसे बात करके एक्चुअल में मैंने की बात तो एक बार हो गया, मतलब इस चीज़ में किसी बार बात नहीं करता कि आपके आपसे मैं बोलूँ या किसी और से बोलूँ। हाँ, कोई बात नहीं है, आप एक बार देख लेना, बात कर लेना मुझसे। क्लास में क्यों नहीं लगा मैं अपनी अपनी कनेक्शन में अपने को पेमेंट के लिए पेमेंट होनी चाहिए ना। हाँ बिल्कुल, नहीं पेमेंट नहीं करेंगे तो मैं कैसे कंटिन्यू कर सकता हूँ, जाहिर सी बात है। बिल्कुल बिल्कुल, यही चीज़ है ना। चलिए ठीक है। मॉडिफाई कमांड सर माइस्कल का है क्या? अल्टर यहाँ पर लगेगा। एक्चुअल में मॉडिफाई कमांड यूज़ होता है, दो कमांड होते हैं एक्चुअल में। टेबल की जब आपको कॉलम की डेफिनेशन चेंज करनी हो तो दो कमांड यूज़ होता है, एक मॉडिफाई यूज़ होता है, एक अल्टर यूज़ होता है। जब आप यूज़ करेंगे माई एसक्यूएल डेटाबेस को तो हाँ यूज़ करेंगे आप मॉडिफाई, और एसक्यूएल सर्वर में अल्टर यूज़ होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप अभी अपने टेबल की डेफिनेशन को शो करेंगे या देखेंगे तो आपके डेफिनेशन में जो डिपार्टमेंट कॉलम था 10 करेक्टर का, वो 50 करेक्टर की कैपेसिटी को कंटेन कर रहा होगा। जस्ट एसपी हेल्प, और आप देख सकते हैं यहाँ पर डिपार्टमेंट की कंडीशन जो लेंथ हो गई है वो 50 में चेंज हो गई है। ठीक है, इस तरह से अपने आप टेबल के कॉलम को मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, टेबल में कॉलम को ऐड करते हैं, रिमूव करते हैं, उसकी डेफिनेशन को चेंज करते हैं, उसके कॉलम के नेम को चेंज करते हैं। ठीक है, यही सारा काम करते हैं। वैसे सारे काम करने के लिए हम अल्टर यूज़ करते हैं। इसके अलावा और भी ऑब्जेक्ट हमारे पास बनेंगे, हम उन्हें भी अपना अल्टर करके देख लेंगे, अल्टर जस्ट अल्टर कमांड से ही। ठीक है, बेसिकली अल्टर कमांड का मतलब समझिएगा कि ऐसा कमांड है जिससे आप किसी भी ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, देन ड्रॉप, आपको पता हो गया कि ड्रॉप से हम क्या ड्रॉप कर सकते हैं, टेबल, किसी भी ऑब्जेक्ट को, टेबल, प्रोसीजर, व्यू, कॉलम, डेटाबेस, कुछ भी ड्रॉप करना हो
ड्रॉप कर सकते हैं, लेकिन सबका सिंटैक्स अलग अलग होता है। जैसे नॉर्मल ऑब्जेक्ट डिलीट करने के लिए होता है कि ड्रॉप ऑब्जेक्ट टाइप एंड ऑब्जेक्ट नेम, हमने कहा ड्रॉप डाटाबेस डेटाबेस नेम, ड्रॉप टेबल टेबल नेम, ड्रॉप प्रोसीजर प्रोसीजर नेम, ड्रॉप फंक्शन फंक्शन नेम। लेकिन अगर किसी के अंदर का कॉलम डिलीट करना हो, टेबल का कॉलम डिलीट करना हो, तो उस केस में आप डायरेक्टली ड्रॉप और कॉलम नेम नहीं दे सकते। आप क्या यूज़ करेंगे वहाँ पर, अल्टर पर ही लगाएंगे, जैसा हमने लगाया यहाँ पर अल्टर टेबल टेबल नेम देन ड्रॉप कॉलम और फिर कॉलम नेम, क्योंकि यहाँ पर सब कमांड चलेगा। क्योंकि अल्टर कमांड से हम टेबल मॉडिफाई करेंगे और ड्रॉप कमांड से उसके अंदर के कॉलम को ड्रॉप करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से आपको यूज़ करना है, ये चीज़ आपको ध्यान रखेगा। विदाउट इसमें कंटेंट नहीं, ड्रॉप किसी भी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करने के लिए, डिलीट करने के लिए यूज़ किया जाता है। वह ऑब्जेक्ट टेबल हो सकता है, डेटाबेस हो सकता है, प्रोसीजर हो सकता है, फंक्शन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, और साथ साथ वह किसी टेबल का कॉलम नेम हो सकता है, कॉलम हो सकता है। लेकिन बाकी जब आपको कॉलम ड्रॉप करने, मतलब बाकी ऑब्जेक्ट ड्रॉप करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, ड्रॉप, तो यहाँ पर आपको देना पड़ता है ऑब्जेक्ट टाइप देन ऑब्जेक्ट नेम। ये सिंटैक्स होगा बाकी के लिए, नॉर्मल के लिए होता है। ठीक है, लेकिन अगर आपको किसी टेबल के अंदर के कॉलम को ड्रॉप करना हो, टेबल के अंदर के कॉलम को ड्रॉप करना हो, तो वहाँ पर अल्टर टेबल टेबल नेम देन ड्रॉप कॉलम कॉलम नेम। ठीक है, तो पर्टिकुलर कॉलम को आप डिलीट कर पाएंगे। तो ये सिंटैक्स होता है जिससे आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट बात आती है कॉलम के नेम को चेंज करने की। कॉलम के नेम चेंज करने के लिए अगर हमें चेंज करना है तो कमांड यहाँ पर यूज़ करते हैं हम, जस्ट sp_rename। देन यहाँ पर आप सही करते हैं टेबल नेम वाट एवर एम्प्लॉई डॉट वाट एवर बट डिपार्टमेंट। कॉलम हमारा है, इसको मैं डिलीट ड्रॉप रीनेम करना चाहता हूँ किसमें, एम्प्लॉई डॉट डिपार्टमेंट में से मॉडिफाई करना था। जस्ट सेलेक्ट, कुछ मिस्टेक है, क्या मिस्टेक ले रहा है, एम्प्लॉई डीपीटी एम्प्लॉई डिपार्टमेंट, ये कुछ मिस्टेक आ रहा है इसमें। एक बार इसका सिंटैक्स देखते हैं। सिंपली ये हमें देना है यहाँ पर। कोई बात नहीं है, क्वेश्चन दिखा रहा है ये थोड़ा सा। लेकिन ये काम कर लिया इसने। काम प्रॉब्लम क्या होती है ना, अगर आप किसी कॉलम का नेम चेंज करते हैं
तो थोड़ी सी दिक्कत आती है, क्योंकि कॉलम नेम पर डिपेंडेंसी होती है। डिपेंडेंसी मतलब जैसे आपने किसी टेबल के लिए कोई प्रोसीजर बनाया, आपने कोई फंक्शन बनाया, तो आपने उस टेबल को, उसके कॉलम को पर्टिकुलर प्रोसीजर में एक्सेस कर रहे हैं, फंक्शन में एक्सेस कर रहे हैं। तो जब आप यहाँ से नेम चेंज कर देंगे तो बेसिकली वो नेम कहीं ना कहीं यूज़ किया गया है, तो वहाँ पर भी इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो उस केस में क्या होता है कि वहाँ पर वो ऑटोमेटिकली प्रोसीजर उस नेम को मॉडिफाई नहीं कर पाएगी, चेंज नहीं कर पाएगी, और उस प्रोसीजर में क्या होता है, एरर आ जाती है, उस फंक्शन में एरर आ जाता है। तो उस केस में दिक्कत होती है। इसलिए आपको ये रीनेम करने से पहले आपको एक तरह से एक वार्निंग देता है, तो आपको वो चीज़ समझ करके काम करना पड़ेगा। तो वार्निंग देता है तो हमें कैसे उसको सॉल्व करना है। फिलहाल के लिए हाँ रीनेम हो गया है, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप देखें यहाँ डिपार्टमेंट हो गया, डीपीटी था, डीपीटी से डिपार्टमेंट हो गया है, ठीक है। लेकिन जो ड्रॉबैक है वो केवल इतना होता है इसमें कि पर्टिकुलर आपका जो रिफ्लेक्शन होता है वह जितने भी रिलेटेड ऑब्जेक्ट होते हैं सब में हो जाता है, ठीक है। तो डिपेंडेंसी की वजह से आपको थोड़ी सी ये वार्निंग हमेशा देगा। जब भी आप रीनेम करने का प्रयास करेंगे तो आपको थोड़ी सी वार्निंग देगा। ऑटोमेटिक रिफ्लेक्शन नहीं होते, आपको मॉडिफाई। ये कैसे समझ सकते हैं, जैसे आप प्रोसीजर एक बनाए ना, आपने उसमें किसी टेबल को एक्सेस किया, अगर आप वहाँ उस टेबल में, चूँकि देखिए प्रोसीजर जो होती है वो कभी भी कंपाइल टाइम एरर नहीं देती है, ठीक है। वो एरर जो आती है टेबल में, आप कोई भी कॉलम हो सकता है, प्रोसीजर कंपाइल टाइम चेक नहीं करता है, वह उसे रन टाइम चेक करता है। जो आप टेबल कॉलम यूज़ कर रहे हो या जिस टेबल को यूज़ कर रहे हैं वो रियली में एग्जिस्ट कर रही है नहीं कर रही है, ठीक है। तो वो रन टाइम चेक करता है, और रन टाइम चेक करने की कंडीशन में होता है कि ऑटोमेटिक जब रन टाइम कर रहा है तो ऑटोमेटिक उसे रिफ्लेक्ट नहीं कर पाएगा। बहुत कॉमन सेंस की बात है। अगर मैं बोलूँ हमने एक प्रोसीजर बनाई जिसमें एम्प्लॉई किन फंक्शन को गेट किया, मान लीजिए रिकॉर्ड को गेट कर रहे हैं, ठीक है। तो हमें कैसे पता चले, जैसे मान लीजिए हम हमारे पास यही है, इसी के प्रोसेस बनाता आपको, क्रिएट प्रोसीजर, मान लीजिए गेट EMP, मैंने कहा एज बिगिन सेलेक्ट नेम ID कॉमा नेम कॉमा सैलरी कॉमा डिपार्टमेंट फ्रॉम, ठीक है। ये मैंने कुछ लिया, कुछ कॉलम लिए, और यहाँ से मैंने बेसिकली मैं एक बार इसको चेक करता हूँ। अच्छा डिपार्टमेंट हो गया है, हाँ ये देखिए सही आपकी है। अब यहाँ पर अगर मैं इसको एंड कर दूँ और मैं प्रोसीजर को बनाऊँ, ठीक है, तो बेसिकली ये प्रोसीजर आपकी बन जाएगी, ठीक है। और अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूँ बेसिकली एक टाइम में बंद हो गया, अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूँ exec वट एवर गेट EMP, तो अभी तो कोई दिक्कत नहीं, भी सही काम कर रहा है, क्योंकि जब मैंने बनाया तो सब सही था, ठीक है। अभी सारा काम सही कर रहा है, प्रोसीजर से डाटा आ रहा है पीछे करके। लेकिन कल को अगर मैंने अपना यहाँ पर इसे रीनेम कर दिया, डिपार्टमेंट को मान लीजिए हम यहाँ पे इसको फिर से DPT कर देते हैं, ठीक है, यहाँ से DPT कर दिया, तो ये बेसिकली ये चेंज कर दिया इसने। लेकिन जब हम यहाँ पर फिर से प्रोसीजर को इस कॉल करेंगे तो यहाँ पर अब इसे डिपार्टमेंट कॉलम तो मिलेगा नहीं इस टेबल में, क्योंकि ये कंपाइल टाइम एरर नहीं बताएगा, ये बताएगा कि कैसी एरर, रन टाइम एरर, क्योंकि ये कंपाइल टाइम चेक नहीं करता कि आप किस किस कॉलम को दे रहे हो, कॉलम एग्जिस्ट कर रहा है नहीं कर रहा है, वो उसे पता नहीं चलेगा। वो जब एग्जीक्यूट करने जाएगा तब चेक करेगा कि वो कॉलम एग्जिस्ट कर रहा है नहीं कर रहा है, ठीक है। तो अगर आप इसे अब एग्जीक्यूट करेंगे ये आपको बेसिकली एरर देगा, कह रहा है कि इनवैलिड कॉलम नेम डिपार्टमेंट, बिकॉज डिपार्टमेंट कॉलम क्या हुआ है वहाँ से मॉडिफाइड हो गया। वो एक आपको एक वार्निंग दे देगा, एक क्वेश्चन दे देगा, आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर गलत हो सकता है,
तो आप उसको बेसिकली डिपेंडेंसी को समझ करके वर्क करेंगे, क्योंकि यहाँ पर कंपाइल टाइम चेकिंग की कोई कंडीशन नहीं होती। बेसिकली C# में कंपाइल टाइम चेकिंग होती है, तो वहाँ पर ऑटोमेटिक रिफ्लेक्शंस भी हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई चीज़ नहीं है। डेटाबेस कंपाइल टाइम चेकिंग पे वर्क नहीं करता। ओनर टाइप सॉल्व है, आप उसको मैनुअली देखो। आप अगर उससे रिलेट कर रहे हो ऑब्जेक्ट को, तो ऑब्जेक्ट को रिनेम करने या चेंज करने से पहले उसको आप देखो। वैसे ऐसी जरूरत पड़ती नहीं है, मैनुअली सब प्रोसीजर में फिर हमें खुद ही करना पड़ेगा, जा करके प्रोसीजर को अल्टर करना पड़ेगा। फिर यहाँ पर चलेंगे हम, यहाँ पे अपने प्रोसीजर को अल्टर कर देंगे। अल्टर लगा दिया और यहाँ पर लगा दिया DPT, और फिर से इसको बना लिया प्रोसीजर, बन गया। और अब इसे फिर से हम कर सकते हैं। ऐसा बहुत कम यूज होता होगा, बहुत कम, बहुत रेयर केस में यूज होता है, ऐसी चीज़ें यूज नहीं होती है। ठीक है, तो बेसिकली रीनेम करने का तरीका है। प्रोसीजर में मत जाइएगा, ये तो मैंने एग्जांपल आपको बताया, केवल इस रीनेम वाली कंडीशन को देखिएगा। देन आता है आपके पास यहाँ पर ट्रंकेट। ट्रंकेट इज जस्ट फॉर डिलीट द टेबल कंटेंट। टेबल के कंटेंट को डिलीट करना हो तो आप ट्रंकेट कमांड का यूज करते हैं। बेसिकली ट्रंकेट कमांड ऐसा कमांड है जो टेबल के कंटेंट को परमानेंटली डिलीट करता है। टेबल कंटेंट डिलीट करने के लिए दो कमांड होते हैं, एक डिलीट कमांड, एक ट्रंकेट कमांड। ठीक है, डिलीट कमांड से क्या होता है, आप किसी पर्टिकुलर रिकॉर्ड को डिलीट कर सकते हैं। पर्टिकुलर रिकॉर्ड को, जैसे मुझे जिसका डिपार्टमेंट HR है उसे डिलीट करना है, जिसकी सैलरी इतनी उसे डिलीट करना है, जिसका ID ये है उसे डिलीट करना है, जिसका नेम ये है उसे डिलीट करना, वट एवर डिपेंड ऑन कंडीशन। लेकिन ट्रंकेट ये अलाउ नहीं करता। ट्रंकेट अलाउ करता है जो डिलीट करेगा तो टेबल के ऑल कंटेंट को एक ही बार में डिलीट करेगा। ठीक है, साथ साथ डिलीटेड रिकॉर्ड को आप रोल बैक कर सकते हैं, वापस ला सकते हैं, क्योंकि वो टेम्परेरी डिलीट होता है। और ट्रंकेटेड डिलीट रिकॉर्ड को आप वापस नहीं ला सकते क्योंकि वो परमानेंट डिलीट होता है। सम टाइम आपसे ट्रंकेट और डिलीट के बीच डिफरेंस पूछा जाता है। हाँ, डिफरेंस ये होगा, पहला डिफरेंस ये है, ट्रंकेट DDL कमांड है, डिलीट DML कमांड है। ट्रंकेट DDL लैंग्वेज के अंदर आता है, डिलीट जो होता है वो DML लैंग्वेज, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज के अंदर आता है, दूसरी सब लैंग्वेज के अंदर आता है। दूसरा डिफरेंस होता है, ट्रंकेट में हम जब डिलीट करते हैं तो ऑल रिकॉर्ड एक टाइम में डिलीट होता है, मतलब पूरे कंटेंट को, टेबल के कंटेंट को एक भी बार में वो डिलीट करता है। जबकि डिलीट रिकॉर्ड को 1 बाय 1 करके डिलीट किया जा सकता है, यानी कि डिलीट में हम कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं कि कौन से रिकॉर्ड या कौन से रिकॉर्ड डिलीट होने चाहिए। ठीक है, एग्जाम्पल बहुत सिंपल से कंडीशन है। जैसे मान लीजिए हम इसमें डाटा रख देते हैं, कुछ एक डाटा मैंने रखा है यहाँ पे राहुल। ठीक है, हम और रखते हैं यहाँ पर, मान लीजिए रखा है अनिल, सैलरी इसमें 8000, डिपार्टमेंट अकाउंट। लेट्स कॉपी पेस्ट, इसी लाइन को 2-3 बार कॉपी पेस्ट कर देते हैं, पेस्ट कुछ इतने टाइम होगा। ये रिकॉर्ड हुआ हमारे पास कुछ, लेट्स सिलेक्ट एंड डिलीट, एग्जीक्यूट। 4 डाटा आ गया आपके पास, और आप देखेंगे यहाँ पर जस्ट यूजिंग सेलेक्ट कमांड, कुछ डाटा आपके पास है। अब यहाँ पर अगर आप यूज करते हैं जस्ट डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉई, आप लगा सकते हैं यहाँ पर वेयर, जस्ट वेयर वट एवर मैंने कहा डिपार्टमेंट या DPT इज इक्वल टू IT, मतलब उसका रिकॉर्ड मुझे डिलीट करना है जिसका डिपार्टमेंट IT है, इट में डिलीट
जॉय रिकॉर्ड। यहाँ पर हम कंडीशनल रिकॉर्ड को लेके कह रहा है 1 रो अफेक्टेड, केवल एक रिकॉर्ड डिलीट हुआ है, और वो रिकॉर्ड कौन सा हुआ है? 5 रिकॉर्ड जॉय का रिकॉर्ड डिलीट हुआ है। डजंट मैटर किसी, हाँ मतलब जब रिकॉर्ड डिलीट होता है तो रो वाइज होता है हमेशा, ध्यान रखिएगा। पर्टिकुलर सेल वाइज डाटा कभी डिलीट नहीं होता है, जब डिलीट होगा तो रो वाइज होगा। एक रो थी, कहाँ एक से ज़्यादा थी, कॉलम ज़्यादा थे। नहीं सर, रिकॉर्ड तो एक पर्टिकुलर व्यक्ति का होता है। रिकॉर्ड इज जस्ट 1 रो, मतलब एक व्यक्ति का एक रिकॉर्ड होता है। ऐसी आईटी के जितने भी रिकॉर्ड होगा सारे डिलीट होंगे। बिल्कुल, ये तो भाई कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। अब बोला डिपार्टमेंट इसको आईटी होगा, अब आईटी जितने होंगे सारे डिलीट हो जाएंगे। हमने कहा सैलरी उतनी जितनी होगी उसकी डिलीट हो जाएगी। हाँ, यूनिक रिकॉर्ड करना है आईडी यूज कर लो आप, क्योंकि आईडी हमेशा यूनिक होती है, वो एक सिंगल कोई करेगा वो। तो कंडीशन हमें सोचनी पड़ती है कि हम कैसे कंडीशन पुट करना चाहते हैं या कैसे रिकॉर्ड को रीड करना चाहते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ है यहाँ पर, अगर हम यहाँ पर यूज़ करते हैं ट्रंकेट, रोल बैक ऐसे नहीं कर सकते आप। रोल बैक के लिए ट्रांजेक्शन यूज़ करना पड़ता है, अभी आप रोल बैक नहीं कर पाओगे डायरेक्टली। डाटा रोल बैक किया जा सकता है नो डाउट, लेकिन वो ट्रांजेक्शन के थ्रू ही किया जाएगा। ट्रांजेक्शंस जब प्रोसीजर और ट्रांजेक्शंस क्रिएट करेंगे वहीं पर आप इसे यूज़ कर सकते हो, रोल बैक कर सकते हो। वहाँ पर मैं आपको रोल बैक करना है और कमिट करना बताऊंगा, कैसे कमिट करते हैं, कैसे रोल बैक करते हैं। यहाँ पर ट्रंकेट लगाएंगे, ट्रंकेट एम्प्लॉय। तो बेसिकली जब ट्रंकेट आप करते हैं तो जस्ट टेबल देन एम्प्लॉय। अगर आप ट्रंकेट करते हैं तो उस केस में जो डाटा आपका डिलीट होगा वह आपके टेबल का सारा रिकॉर्ड एक ही बार में डिलीट हो जाएगा। इसमें आप वेयर क्लॉज नहीं यूज़ कर सकते हैं, मतलब कंडीशन नहीं लगा सकते हैं आप हमें क्या डिलीट करना है क्या नहीं करना। कंप्लीट डेटा डिलीट होता है। इसमें सिंगल कॉलम भी डिलीट नहीं कर सकते। हाँ, एक साथ सारा डिलीट कर देता है। डिलीट कमांड की तरह नहीं मिल सकते क्योंकि ट्रंकेट के साथ जो वेयर क्लास होते हैं, कंडीशंस होती हैं, वो यूज़ नहीं होते, काम नहीं करते। अगर आप यहाँ पर लगाने का प्रयास करें जस्ट वेयर ID इक्वल टू 1 और 2 वाट एवर, कुछ भी ऐसा करने का प्रयास करें तो यहाँ पर देखिए तुरंत एरर दे रहा है। कंपाइल टाइम चेकिंग है, यहाँ पे उससे एरर दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर ये यूज़ नहीं किया सकता। ठीक है, ये रहे आपके पास VDL कमांड, जिन्हें आप यूज़ करेंगे। रोल बैक वगैरह डेटा करना मैं आपको ट्रांजेक्शन में बताऊंगा, जब ट्रांजेक्शन स्टार्ट करना पड़ेगा रोल बैक करना पड़ेगा। ठीक है, ट्रांजेक्शन एक मेथड होती है, मैकेनिज्म है जिससे ट्रांजेक्शन किया जाता है, और उसके लिए ट्रांजेक्शन्स के कुछ बिगिन ट्रांजेक्शन होता है, कमिट होता है, रोल बैक होता है, कुछ कीवर्ड्स या कमांड होते हैं जिनके थ्रू हम ट्रांजेक्शन करते हैं। उसमें हम लोग पूरी तरह से TSQL यूज़ करना है। जब भी आप ट्रांजेक्शन लगाते हैं तो वहाँ पर TSQL लगाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर कंडीशन होती है कि भाई रोल बैक होता है तो किस कंडीशन में रोल बैक होगा डाटा आपका। ऐसा यू तो अपने बार वेट करके अपने आप रोल बैक कर लोगे। आप जब बेसिकली कोई काम रोल बैक करते हो तो कोई कंडीशन फेल होने पर करते हो। जैसे अकाउंट पेमेंट ट्रांसफ़र कर रहे हो आप, पेमेंट ट्रांसफ़र करते समय आपको पता चला कि सामने वाले के अकाउंट में सफिशिएंट बैलेंस नहीं है जिसके अकाउंट से ट्रांसफ़र होना है ना, तो उसमें केस में आपको क्या करना होता है, रोल बैक करना होता है। तब वहाँ पर रोल बैक कर देते हो। वहाँ पर कंडीशन है कि अगर आपका अमाउंट सेंडर का अमाउंट सफिशिएंट नहीं है तब आप रोल बैक करोगे, तो ये कंडीशन लगेगी। बिना कंडीशन को कोई ट्रांजेक्शन रोल बैक नहीं होता है, कहीं भी ट्रांजेक्शन किया नहीं जाता है। बेसिकली कंडीशनल बेस्ड होता है ये। तो जब हम ऐसे काम को करेंगे प्रोसीजर के थ्रू, तब मैं आपको बताऊंगा कैसे आप इसे कर सकते हैं, कैसे रोल बैक लगाओगे। ठीक है, तो फिलहाल के लिए आपके पास हुए ये DDL कमांड। अब आते हैं DML कमांड। तो जस्ट DML कमांड में क्या आता है, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट और चलो ये 4 कमांड आते हैं इसमें। ठीक है, इंसर्ट 2 तरह का होता है,
एक इम्प्लिसिट और एक एक्सप्लिसिट। इंसर्ट कमांड को हम दो तरीके से यूज कर सकते हैं, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट। इम्प्लिसिट में क्या होता है और एक्सप्लिसिट में क्या होता है? टेबल के अंदर को डेटा इंसर्ट करना। एक्सप्लिसिट जैसे हम ये बाहर से कोई डेटा डाल रहे हैं डाटा में, और इम्प्लिसिट से कर जाए सामने ये डाटा पुट डाल रहे हैं हमने, जो वैल्यूज डाल रहे हैं ये इम्प्लिसिट होगा। इसका क्या मतलब होगा? कभी भी डेटाबेस में हम यहाँ पर आपको प्रैक्टिकली बता रहे हैं एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो पर, जब आप एप्लीकेशन लेवल पे वर्क करोगे तो ये डाटा आपका यहीं से इंसर्ट होगा, कोई करेगा यहाँ से इंसर्ट? ये तो आपका फॉर्म से आता रहता है ना। डायनेमिक चाहे इम्प्लिसिट करोगे चाहे एक्सप्लिसिट करोगे, डेटा हमेशा डायनेमिक ही रहेगा। इम्प्लीमेंटेशन के लिए केवल हम यहाँ यूज़ करते हैं, बाकी काम के लिए हम उसको एप्लीकेशन लेवल पे हम डायनेमिक ही करेंगे। इंपॉर्टेंट है वो नहीं, इंपॉर्टेंट होता है इम्प्लिसिट का मतलब होता है जब हम किसी टेबल में डेटा इंसर्ट करते हैं तो बिना किसी कॉलम को खाली छोड़े हुए हम इम्प्लिसिट वे अपनाते हैं और सारे कॉलम में वैल्यू को एक ऑर्डर में फिल करते हैं। जबकि एक्सप्लिसिट वे में आप किसी कॉलम को लेफ्ट छोड़ सकते हैं या ब्लैंक छोड़ सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल कैसे? इम्प्लिसिट अगर मैं बात करूँ उसके लिए आप यूज़ करते हैं जस्ट इंसर्ट इनटू टेबल नेम, देन आप यूज़ करते हैं यहाँ पर वैल्यूज एंड देन val1 val2 val3 and whatever val_n। ठीक है, ये आपका इम्प्लिसिट है। इसमें आपके कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम और ऑर्डर ऑफ कॉलम और डेटा का डेटा टाइप एकदम परफेक्टली मैच करना चाहिए टेबल के कॉलम से। मतलब अगर टेबल में कॉलम का सीक्वेंस आईडी नेम सैलरी है तो यहाँ पर वैल्यू भी आईडी नेम सैलरी के सीक्वेंस में पास होगी। डेटा टाइप भी उसका साथ साथ मैच करना चाहिए। ठीक है, मिला जुला के यहाँ पर इम्प्लिसिट में क्या होता है, वो नहीं डालेंगे, लेकिन बाकी जितने कॉलम हैं आप उन्हें खाली नहीं छोड़ सकते, किसी कॉलम को यहाँ पर ब्लैंक नहीं छोड़ा जा सकता। ठीक है, अगर आप किसी कॉलम को लेफ्ट छोड़ना चाहते हैं तो वहाँ पर आपको एक्सप्लिसिट वे अपनाना पड़ेगा। ठीक है, उसके लिए बहुत सिंपल सा तरीका आपके पास होता है। क्या करते हैं आप एक्सप्लिसिट में, सेम कमांड होता है लेकिन वैल्यू से पहले आप क्या करते हैं, यहाँ पर कॉलम स्पेसिफाई करते हैं। यहाँ पर कॉलम 1 हो गया आपका, कॉलम 2 हो गया, और इस तरह से करते करते आपका हो गया यहाँ पर कॉलम n, देन उसकी वैल्यू। ठीक है, देन उसकी वैल्यू सप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली अब आपको टेबल का कॉलम नहीं देखना है, अब आपको इस कॉलम का ऑर्डर देखना है और इस कॉलम के नंबर ऑफ कॉलम देखने हैं। इसमें जितने कॉलम आपने स्पेसिफाई किए उतने कॉलम की वैल्यू देनी है इधर, और उतने ही या उसी सीक्वेंस में वैल्यू देनी है जिस सीक्वेंस हमने यहाँ स्पेसिफाई किया था। टेबल के सीक्वेंस को कंसीडर नहीं करेंगे हम, यहाँ पर कॉलम के सीक्वेंस को कंसीडर करेंगे। जो सीक्वेंस यहाँ पर होगा वही सीक्वेंस हम लगाएंगे। ठीक है, इम्प्लिसिट है ये। एक्सप्लिसिट, इम्प्लिसिट, एक्सप्लिसिट कहाँ हो, दिमाग कहाँ रखे हो अपना? इम्प्लिसिट में तो आपने ऑर्डर में जैसे जो आप आईडी इंट वगैरह सीरियल वाइज दे रहे हैं वैसी वैल्यू जाएगी। एक्सप्लिसिट में सर आपने यहाँ पे 3 कॉलम है सर, क्या डिफरेंस समझ में आ रहा है एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट? इम्प्लिसिट तो समझ आ रहा है मेरे को, उसमें तो सीक्वेंस वे में जो हम हमारी जो टेबल के वो होंगे उसमें आएगा डेटा। हाँ, उसमें ये सर इसमें हमने कॉलम 3 दिए हैं, n कॉलम है, 3 कॉलम है, n कॉलम है। कॉलम n का मतलब नंबर ऑफ कॉलम हो सकता है, कुछ भी डजंट मैटर। वो तो डिपेंड करता है टेबल में कितने कॉलम है, कितना रखना चाहते हैं, उससे क्या फर्क पड़ता है। एक्सप्लिसिट दिया है। एक पेपर है उसके अंदर अलग होगा और
तो आपको उसमें से बीच में छोटे छोटे करने हैं, जो मैंने छोटे छोटे वैक्सीन बोर्ड डालनी है और उसी के लाइन डालनी होगा। मतलब बीच में ब्लैंक छोड़ सकते हैं उसी से वाला में कॉलम 1 डाल फिर कॉलम 5 डाल फिर 10 डाल, तो जो 1 5 10 दिया तो ऑलरेडी 1 5 10 नहीं करते, ब्लैंक छोड़ दो बीच में। वो आप ब्लैंक मार दिए। लेकिन ध्यान रहे जैसे आप ब्लैंक छोड़ रहे हैं वो नॉट नल असाइन ना हो, नॉट नल या प्राइमरी की जैसे ही कोई कंडीशन उसके साथ ना हो। अगर वो नॉट नल या प्राइमरी की है तो फिर आपकी क्वेरी एग्जीक्यूट नहीं होगी, क्योंकि वो अलाउ नहीं करेगा नल। बाय डिफॉल्ट तो नल ही आती है। बाई डिफॉल्ट जरूर आता है, लेकिन अगर किसी कॉलम को आपने बना दिया नॉट नल या प्राइमरी की बना दिया और उसे आप ब्लैंक छोड़ने का प्रयास करेंगे तो ब्लैंक नहीं छूटेगा। ठीक है, चलो। एक्सप्लिसिट का मतलब होता है कि अगर हमें हमारे पास कुछ कॉलम है तो उसमें से हम कुछ कॉलम को लेफ्ट छोड़ सकते हैं और उनका ऑर्डर भी अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। चक्कर इसका है यार, कागज लगा दो चेंज करवा लो, बैटरी रिलीज नहीं करती। यहाँ से तो ठीक है सर, मैं इसे तो वैसे वाली नहीं चलिए, तो ये दो तरीके आपके पास हैं इंसर्ट में। तो आपके पास यही टेबल है, यहाँ पर जो हम तरीका अपनाए हुए हैं ये तरीका कैसा है, एक्सप्लिसिट है। यहाँ पर हम इम्प्लिसिट भी लगा सकते हैं। तो फिलहाल के लिए सारा डाटा पर मैं इंसर्ट कर देता हूँ। यहाँ पर 4 रो हो गया। अगर मैं एक और रो इंसर्ट करता हूँ जस्ट इम्प्लिसिट वे में, और यहाँ पर मैं देता हूँ, यहाँ पर मान लीजिए और इंसर्ट करता हूँ, तो बेसिकली ये इम्प्लिसिट वे हो गया। एक्सप्लिसिट में क्या कर सकते हैं, अगर हम एक्सप्लिसिट अपनाते हैं, मान लीजिए हमें ये डेटा हम इंसर्ट कर रहे हैं इसमें, और मान लीजिए करंटली हमारे पास डिपार्टमेंट नहीं है, हम डिपार्टमेंट को खाली छोड़ सकते हैं और यहाँ पे कॉलम को भी यहाँ से हम हटा देते हैं। तो यहाँ पर जिस कॉलम की वैल्यू हमारे पास करंटली नहीं एग्जिस्ट कर रही है, नहीं अवेलेबल है, उसे हम क्या करते हैं, ब्लैंक छोड़ देते हैं। हमने कहा नेम सैलरी हमारे पास है, नेम सैलरी हमने केवल यहाँ पर डाला, हमारा एक कॉलम यहाँ पर ब्लैंक। बेसिकली वो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होगा, नल असाइन हो जाएगा। अगर आप यहाँ पर देखेंगे डेटा को अपने चल के, जस्ट सेलेक्ट कमांड, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास जो कॉलम है, यहाँ पर एक अनिल है जिसका कॉलम यहाँ पर वैल्यू, और अगर आप इसमें काम क्रूज, अगर इसमें अगर आप इस कॉलम का लेफ्ट छोड़ने का प्रयास करें, यहाँ पर डाटा आपका इंसर्ट नहीं हो पाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर डाटा इंसर्ट नहीं होगा। कह रहा है कॉलम नेम और नंबर और सप्लाइड वैल्यूज डज नॉट मैच टू टेबल डेफिनेशन, क्योंकि इम्प्लिसिट में आप किसी कॉलम को खाली नहीं छोड़ पाएंगे। जब एक्सप्लिसिट अपनाते हैं तो उसमें आप किसी कॉलम को लेफ्ट छोड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर इम्प्लिसिट में जब आपके कॉलम वैल्यू स्पेसिफाई करते हैं, ये कॉलम के टाइप, ऑर्डर और नंबर ऑफ कॉलम से मैचिंग होने चाहिए। तो वैसे इसमें हुआ क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर सारे कॉलम मैच नहीं कर रहे हैं ना, उसे पता नहीं चल रहा किस कॉलम वैल्यू डालनी, किसको खाली छोड़ना है। बाय डिफॉल्ट कैसे समझेगा, कॉलम पर कुल 4 हैं, वैल्यू दे रहे हो केवल आप 2, उसे क्या समझ में आएगा किस वैल्यू को किस में डालना है। एक्सप्लिसिट में भी तो सर ऐसे देखो, एक्सप्रेशन में हम यहाँ कॉलम दे रहे हैं ना, यहाँ पे नेम सैलरी हमें इसी में देना है, तो सर वैसे अगर इसमें भी कॉलम नेम दे दो तो चला जाएगा। तो एक्सप्लिसिट तो हो जाएगा, फिर तो एक्सप्लिसिट हो गया। इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट का यही फर्क है ना, और कोई लॉजिक उसके लिए थोड़ी ना है। कॉलम नेम ठीक है, देन इंसर्ट के बाद आता है आपका अपडेट। अपडेट इज जस्ट फॉर अपडेट द रिकॉर्ड, मतलब अगर आपके पास कोई एग्जिस्टिंग डाटा है उसमें कुछ मॉडिफिकेशन चेंजेस करनी है
देन आप यूज़ करते हैं अपडेट करके, ठीक है। तो सिंपली अपडेट वट एवर बट इन टेबल नेम एम्प्लॉई, देन सेट कीवर्ड यूज़ करते हैं, देन कॉलम नेम एंड वैल्यू। तो सेट में हम लगाते हैं कॉलम नेम एंड वैल्यू। लेट्स सर मैंने कहा यहाँ पर डिपार्टमेंट की वैल्यू हो जाएगी वट एवर बट मैं बोलूँ यहाँ पर अकाउंट, ठीक है। लेकिन किसकी, मतलब ये बोल रहा है कि डिपार्टमेंट जो यहाँ पर कॉलम होंगे, ठीक है, उस कॉलम को, अच्छा यहाँ पर जो कॉलम है आप उन्हें एक वेरिएबल नेम की तरह समझ सकते हैं। वेरिएबल में जैसे कोई वैल्यू असाइन करनी होती है, हाँ, तो क्या करते हैं आप, वेरिएबल इक्वल वट एवर योर वैल्यू। वैसे ही यहाँ पर अगर आपको कॉलम में वैल्यू कोई असाइन करनी हो कॉलम की सेल्स में, तो आप यहाँ पर यूज़ करते हैं सेट कीवर्ड। सेट कीवर्ड होता है एंड देन कॉलम नेम जस्ट लाइक वेरिएबल नेम इज इक्वल टू देन उसकी वैल्यू, ठीक है। यहाँ पर आपको कंडीशन लगाएंगे कि आप पर्टिकुलर किस डेटा को अपडेट करना चाहते हैं। अदरवाइज क्या होगा, बाय डिफॉल्ट ये आपकी टेबल के सारे डिपार्टमेंट, मतलब पूरे डिपार्टमेंट कॉलम को ही क्या करेगा, ये अपडेट कर देगा ये, ठीक है। हमें पर्टिकुलर करना है तो हम यहाँ लगा सकते हैं जस्ट वेयर वट एवर कंडीशंस। मैंने कहा ID इज इक्वल टू, मैंने यहाँ पर बोला जस्ट देखते हैं रिकॉर्ड किसका अपडेटेड नहीं है, ID इज इक्वल टू 6, जिसकी ID 6 है उसका डेटा मुझे अपडेट करना है। और ये हुआ डेटा आपका अपडेट। और अगर आप देखें यहाँ पर तो डेटा अपडेट होकर के आपको ये सर ये अपडेट कमांड से ये कॉलम का नेम क्यों बदलेगा? कॉलम का नेम चेंज नहीं, जब आपको कॉलम नेम मतलब हो गया ऑब्जेक्ट मॉडिफाई करने के लिए DDL कमांड केवल लगते हैं। DML कमांड जो होते हैं यह केवल कंटेंट पर कंटेंट पे वर्क करने के लिए होते हैं, मतलब टेबल के कंटेंट पे वर्क करने के लिए। आप टेबल में कंटेंट इंसर्ट करो, अपडेट करो, डिलीट करो, सेलेक्ट करो, जो मन चाहे वो करो, लेकिन टेबल के कंटेंट के ऊपर, ठीक है। DML कमांड जितने भी है टेबल के कंटेंट पे यूज होंगे, टेबल के ऊपर। और अगर हम वेयर क्लॉज नहीं लगाएंगे तो सिंपली कंडीशन हमारे पास इतना होगा कि टेबल के जितने कंटेंट होंगे एक साथ पूरा कॉलम ही आपका क्या होगा, अपडेट हो जाएगा। एक साथ पूरा आपका अपडेट हो जाता है पूरा कॉलम। देन डिलीट आपने यूज़ किया ही, तो डिलीट भी हम लोग ऐसे यूज़ करते हैं। डिलीट फ्रॉम कीवर्ड होता है, देन यूज़ करते हैं वट एवर योर टेबल नेम। अच्छा, अगर आप कंडीशन इसमें भी नहीं लगाएंगे तो क्या होगा, टेबल के सारे कंटेंट को एक बार में डिलीट कर देगा ये। टेबल नहीं, टेबल के कंटेंट को, टेबल रहेगी, टेबल का कंटेंट डिलीट होगा। DML कमांड हमेशा टेबल में ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए होते हैं, टेबल पर नहीं, टेबल में। टेबल ड्रॉप करने का कमांड हो गया, डिलीट करने का कमांड हो गया ड्रॉप कमांड। यहाँ पर आप यूज़ करते हैं डिलीट, तो टेबल के अंदर के जो कंटेंट हैं उन पर वर्क कर रहे हैं। तो ये बेसिकली टेबल के सारे कंटेंट को एक बार में डिलीट कर देगा। अगर आपको क्या करना है, जस्ट फॉर कोई भी पर्टिकुलर रिकॉर्ड डिलीट करना है तो आप यूज़ कर सकते हैं वेयर क्लॉज। यहाँ पर भी आपने लगा दिया वेयर ID इक्वल दिस, नेम इक्वल दिस, और सैलरी इक्वल दिस, और डिपार्टमेंट इक्वल दिस, ठीक है। आप कोई भी कंडीशन लगा सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। DDL कमांड में हम डिलीट करके वन बाय वन डिलीट कर देते हैं। DDL जो डिलीट कमांड है वो DML कमांड ही है, वो DDL नहीं है। DDL ट्रंकेट है, डिलीट DML है, ठीक है। ये जो डिलीट कमांड है ये DML का कमांड है। वो तो मैंने वहाँ पर आपको एग्जांपल में दिखाया था, लेकिन यहाँ पर ये DML ही था वो, ठीक है। तो यहाँ पर अपनी आप कंडीशन लगा सकते हो, जो भी कंडीशन लगाना चाहो वो आप पे डिपेंड करता है आप क्या कंडीशन लगा रहे हो।
फिलहाल के लिए इंसर्ट, अपडेट, डिलीट ये हो गया। इसके बाद आता है आपका सेलेक्ट। सेलेक्ट हमारा दो तरह से वर्क करता है, एक होता है सिलेक्शन, एक होता है प्रोजेक्शन। सिलेक्शन और प्रोजेक्शन। सिलेक्शन प्रोजेक्शन का मतलब होता है, अगर आप यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर जस्ट सेलेक्ट, आप लगा सकते हैं स्टार फॉर ऑल रिकॉर्ड, मतलब सारे कॉलम को शो करने के लिए, या पर्टिकुलर कॉलम को शो करने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं कॉलम नेम। हमने लगाया स्टार फ्रॉम वॉट एवर योर टेबल नेम। बेसिकली इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं प्रोजेक्शन, जिसमें हमारे पास टेबल के सारे कंटेंट, सारे डाटा एक बार में ही शो हो जाए। बट मैं केवल कुछ डेटा फिल्टर करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर मैं यूज़ कर सकता हूँ सिलेक्शन, वेयर डिपार्टमेंट इज इक्वल टू, मैंने बोला यहाँ पर आईडी। ये हो गया आपका सिलेक्शन। ठीक है, कॉलम डजंट मैटर, मैंने कहा मुझे दो कॉलम केवल शो करना है, नेम एंड सैलरी शो करनी है, दैट्स इट। मैं केवल दो ही कॉलम की वैल्यू को शो कर पाऊंगा। ये डिपेंड करता है कि हमें ऑल कॉलम चाहिए तो स्टार लगा दिया हमने, क्योंकि स्टार जो होता है वाइल्ड कार्ड होता है या ऑल सेलेक्टर होता है। वाइल्ड कार्ड ऑल सेलेक्टर होता है, इसके थ्रू हम लोग से टेबल के सारे कॉलम को एट अ टाइम सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, दैट्स वेरी सिंपल थिंग। और इस तरह से आपका ये सेलेक्ट। अच्छा, सेलेक्ट के साथ बहुत सारे कमांड यूज़ होते हैं, बहुत सारी चीज़ यूज़ होती है, जैसे ज्वाइन है, यूनियन है, फंक्शंस है। सेलेक्ट के साथ बहुत कुछ यूज़ होता है, तो हम एक एक करके सारी चीज़ों को कवर करेंगे, समझेंगे। जरूरी नहीं है, वो डिपेंड करता है हमारी कंडीशन पर क्या लगा। सर सेलेक्ट कौन सा होगा, फिर डीटीएल है या डीएमएल है? डीएमएल, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, सेलेक्ट, डीएमएल है। बाकी डीडीएल जो है ऊपर मैंने बताया आपको, क्रिएट, अल्टर, ड्रॉप, ट्रंकेट, यूज, एसपी, रीनेम। ठीक है, तो फिलहाल के लिए किसका ट्रंकेट का? ट्रंकेट टेबल देन टेबल नेम, सिंपल सा सिंटैक्स है। उसमें कोई कंडीशन नहीं लगा सकते हैं आप, कुछ कंडीशन कर नहीं सकते हैं, सिंपल सा सिंटैक्स है। अब बात आती है हमारे पास यहाँ पर और बाकी कमांड्स की, जैसे ज्वाइन हुए, यूनियन हुए। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा थोड़ा आपको समझना है, इन्हें आप कैसे यूज़ कर सकते हो। लेकिन इन्हें समझने से पहले दो तीन चीज़ें और होती हैं, जैसे टेबल से, एक टेबल से दूसरे टेबल में डेटा कॉपी करना, एक टेबल से दूसरे टेबल को क्रिएट करना। ठीक है, टेबल का डेटा कॉपी करना और एक टेबल से दूसरे टेबल को क्रिएट करना, टेबल का स्ट्रक्चर कॉपी करना या क्रिएट करना। ठीक है, कुछ ऐसे कमांड भी इसके साथ हम लोग अप्लाई या यूज करते हैं, वो भी आपको थोड़ा सा जानना होता है कि आप इसे कैसे कर सकते हो। ठीक है, सिंपली मैं बोलूँ कि अगर आपके पास एम्प्लॉय टेबल बनी हुई है, ठीक है, और इसी टेबल को ले करके आपको एक नई टेबल बनानी है, इसी टेबल को ले करके एक नई टेबल बनानी है जो इसी टेबल के नंबर ऑफ रिकॉर्ड को कंटेन करेगा, नंबर ऑफ कॉलम को कंटेन करेगा। इसके लिए आप क्या कमांड लगाएंगे, कैसे करेंगे? किसी एग्जिस्टिंग टेबल से नई टेबल क्रिएट करना हो तो कैसे क्रिएट कर सकते हैं? क्या तरीका? कमांड कोई स्पेशल कमांड नहीं है, जो आपने पढ़े वही यूज़ होते हैं, लेकिन मैनिपुलेट करके यूज़ किए जाते हैं। बताइए। अब आप लोग जाएंगे आज, तो इसमें जो हमने फाइल आपको दी है
एसक्यूएल के DDL और DML ये दो कम से कम पढ़ेंगे, और पॉसिबल होगा तो ये तीसरा फाइल भी पढ़ने का प्रयास करेंगे। मतलब आपको कम से कम एक दिन में 3, क्योंकि हमारे पास 17 टॉपिक हैं, 17 टॉपिक में लगभग आपको 4 क्लास में ख़त्म करूँगा, तो आपको एक दिन में कम से कम 3 से 4 टॉपिक कवर करने हैं। एक हफ्ते में हो जाएगा। हाँ और क्या, एक हफ्ते में हो जाएगा। बचेगी प्रैक्टिसेस आप धीरे धीरे करते रहिएगा। मैं आपको प्रैक्टिस ASP.NET में करवाता रहूँगा। वहाँ पर आपको प्रोसीजर बनाना, फंक्शन बनाना, व्यू बनाना, सबको बना के वहाँ यूज़ करते रहेंगे हम लोग। लेकिन पढ़ लेने हैं आपको यहाँ से पहले। हाँ कनेक्ट यहाँ पे कनेक्शन क्या है सर ये? अच्छा ASP से। चलिए एक काम करके आपको दिखा देते हैं, एक बार हम एग्जांपल दे देते हैं इसका डेटाबेस को यूज़ करने के लिए। सिंपली हम करते क्या हैं, एक स्टूडियो चलते हैं और एक प्रोजेक्ट ले लेते हैं अपना। हम वेब एप्लीकेशन पे काम करेंगे, वेब एप्लीकेशन मैं आपको लेकर के दिखाऊंगा। बहुत छोटी चीज़ है यार कनेक्शन। देखो बताता हूँ, 1 मिनट में याद हो जाएगा। कोड भी दिखा दे। न्यू प्रोजेक्ट ले लोगे आप सबसे पहले। और मैं एक लेता हूँ ASP.NET का एम्प्टी प्रोजेक्ट। इसमें मुझे कोई टेम्पलेट, कोई लेआउट, कुछ भी नहीं मिलेगा, सब स्क्रैच से बनाएंगे। ओके सबसे पहले मैंने क्या यहाँ पे एक ले लिया फॉर्म, ऐड न्यू आइटम पे गए और एक वेब फॉर्म हमने यहाँ से ऐड कर लिया। अब मान लीजिए डेटा को हम शो करना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, डेटा फेच करना चाहते हैं उसी एम्प्लॉय टेबल के, ठीक है। तो उसके लिए हम यहाँ पर एक जस्ट एक कंट्रोल ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। इट्स अ ग्रिड व्यू, ये हमें मिल जाएगा टूल बॉक्स में, डेटा मेनू के अंदर मिलेगा ग्रिड व्यू। इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करके छोड़ देंगे यहाँ पे, ठीक है। अब इसके डिज़ाइन मोड पे चलें तो बहुत सिंपल सा डिज़ाइन हमें मिलेगा। ये डिज़ाइन मिल गया। इसका थोड़ा सा मैं फॉर्मेट, ऑटो फॉर्मेट कर देता हूँ इसको मैं प्रोफेशनल या ब्राउन शुगर में कन्वर्ट कर देता हूँ, ठीक है। और बेसिकली एक बटन ले लेंगे, जिस बटन के लोड या क्लिक इवेंट पे मैं डेटा को लोड करूँगा। जस्ट बटन ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे और इस बटन के क्लिक इवेंट पे मैं टेक्स्ट चेंज कर देता हूँ उसका। मैं चाहता हूँ जस्ट लोड डाटा व्हाटएवर, बस इतना इसका टेक्स्ट देंगे, लोड डाटा मैं यहाँ पे राइट करता हूँ, ठीक है। अब सबसे पहले मुझे अगर डेटाबेस डील करना है तो डेटाबेस से कनेक्शन स्टैब्लिश करना पड़ेगा। कनेक्शन स्टैब्लिश करने का सबसे पहला तरीका आपके पास होता है, आपका होता है सर्वर एक्सप्लोरर। यहाँ पे जाएंगे और डेटा कनेक्शन पे राइट क्लिक करेंगे, ऐड कनेक्शन करेंगे। ऐड कनेक्शन तो यहाँ पूछेगा सर्वर नेम। सर्वर नेम हमारा वहाँ पर था ./SQL एक्सप्रेस, ठीक है। देन यहाँ से आप सेलेक्ट कर लेंगे अपने सेलेक्ट और एंटर डेटाबेस नेम, व्हाटएवर डेटाबेस नेम सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर हमारे पास डेटाबेस बना हुआ है MyDB, मैंने सेलेक्ट कर लिया और इसको किया ओके। तो ये हमारा डेटाबेस यहाँ पर एक्सेस हो जाएगा। एंड देन नेक्स्ट स्टेप पे हम करेंगे क्या, सॉल्यूशन एक्सप्लोरर पे चलेंगे। web.config फाइल होती है यहाँ पर, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन फाइलों से दो तरीका होता है, आप डायरेक्टली कनेक्शन को एस्टैब्लिश कर सकते हो अपने फॉर्म से ही, या web.config से करोगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, ठीक है। वैसे मैं web.config में जाकर मैं डायरेक्टली बात बताता हूँ, फिर आपको web.config से बता दूँगा। तो इसके लोड इवेंट पे नहीं करते कर कहीं भी कर लो, कोई मर्जी नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। बटन के क्लिक इवेंट पे चलेंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर डेटाबेस कनेक्टिविटी करेंगे। उसके लिए हमें कुछ नेम स्पेस चाहिए, ADO.NET के यूजिंग system.data.SQL client, then using system.data
दो नेम स्पेस हमने ले लिया, यहाँ आ गए। फिर से क्लास होती है इसमें एक एसक्यूएल कनेक्शन, जैसे उस क्लास का ऑब्जेक्ट बना लीजिए आप, एसक्यूएल कनेक्शन, न्यू एसक्यूएल कनेक्शन। इसके अंदर आप पास कर देंगे क्या, अपना कनेक्शन। तो कनेक्शन स्ट्रिंग आपको मिलेगा कहाँ पे, एक बार मैं आपको फिर से दिखा दूँ इधर में, देखिएगा। जैसे आप इसको ऐसे लगाएंगे तो यहाँ पर मिलेगा इसका दो वर्जन एसक्यूएल कनेक्शन का ना, एक ब्लैंक है और इसमें जब आप क्लिक करेंगे दूसरे वर्जन पे कह रहा है स्ट्रिंग कनेक्शन स्ट्रिंग, मतलब इस क्लास के कंस्ट्रक्टर में आपको क्या सप्लाई करना है, कनेक्शन स्ट्रिंग सप्लाई करना है, ठीक है। वो कनेक्शन स्ट्रिंग आपको मिलेगी कहाँ से, आप जाएंगे सर्च एक्सप्लोरर, डेटाबेस पे राइट क्लिक करेंगे माई डीबी पर, प्रॉपर्टी आ जाएगी इसकी, और यहाँ से कनेक्शन स्ट्रिंग होता है, इसको आप क्या करेंगे कंट्रोल ए कंट्रोल सी, एंड देन आप इसे क्या करेंगे यहाँ पर ला करके पेस्ट कर देंगे। तो बेसिकली आपका कनेक्शन स्ट्रिंग यहाँ पर आ जाएगा। सिंगल कोट में एरर आती है कंपाइल टाइम, इसे डबल कोट में कन्वर्ट करेंगे आप, डबल स्लैश में, एंड देन आप एंटर करेंगे तो आपका कनेक्शन यहाँ पर ये स्टैब्लिश हो गया है। एंड नाउ नेक्स्ट आपको कमांड पास करना है, उसके लिए आप यूज़ करेंगे एसक्यूएल कमांड क्लास, जो मैं एडिटर में आपको बताऊंगा। इस क्लास को ऑब्जेक्ट बनाएंगे, फिर सबसे पहला पैरामीटर पास करेंगे यहाँ पर अपनी क्वेरी, हमने कहा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, ये क्वेरी हो गई। एंड देन सेकंड पैरामीटर पास होता है यहाँ पर कनेक्शन सीएनएन, ठीक है। तो पर्टिकुलर कनेक्शन पे, पर्टिकुलर डेटाबेस पे ये क्वेरी एग्जीक्यूट होनी है। एंड एग्जीक्यूट करने से पहले आप क्या करेंगे, कनेक्शन को ओपन करेंगे, तो cnn डॉट ओपन से क्या होता है, कनेक्शन ओपन हो जाएगा। एंड देन आप करेंगे cmd डॉट वॉट एवर बट एग्जीक्यूट रीडर, ठीक है। एग्जीक्यूट रीडर डेटा को रीड करता है, आप इस डेटा को रीड करके क्या करेंगे, अपने एसक्यूएल मतलब ग्रिड व्यू में शो कराना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे कि यहाँ पे जस्ट ग्रिड व्यू वन डॉट डाटा सोर्स इज इक्वल टू दिस थिंग, एंड बोला आपने ग्रिड व्यू वन डॉट डेटा बाइंड मेथड होती है, जिससे आपको कॉल करना पड़ता है। डेटा को लोड करने के बाद देन आपका कनेक्शन हो जाएगा यहाँ पे। सिंपल सी प्रोसेस है डेटाबेस कनेक्शन स्टैब्लिश करने की और उसे यूज करने की। हाँ, लंबी चौड़ी प्रोसेस नहीं, आसान प्रोसेस है, ये तो कुछ भी नहीं है। PHP.NET को कैसे कंपेयर कर सकते हैं आप, बहुत फर्क है भाई, पैसे भी तो। एप्लीकेशन को रन कराएं आप तो आप देखें कि आपको डाटा आपका एज एक्सपेक्टेड डाउनलोड होकर के मिलना चाहिए। हाँ, बुलेट में क्या, वो तो स्टैटिक बाइंडिंग होती है, डेटा को स्टैटिकली बाइंड कर सकते हैं। तो स्टैटिक बाइंड होती है, डेटा को बाइंड करने का तरीका होता है। डेटा सोर्स से आप सेलेक्ट करके कर सकते हैं, लेकिन वो स्टैटिक बाइंडिंग होती है, ये डायनेमिक बाइंडिंग है। डिफरेंस ये है, डायनेमिक बाइंडिंग आप किसी इवेंट पे फायर कर सकते हैं, हमने क्लिक करूँगा तब होगा, जैसे हमने इसको किसी इवेंट पे किया हुआ है, लेकिन वो जब होता है पेज लोड इवेंट होगा, वो कंपाइल टाइम आपका डेटा बाइंड करता है या रन टाइम बाइंड करेगा, ठीक है। मतलब जो डेटा फेच होगा वो कंपाइल टाइम कर लेगा अपना और ये रन टाइम करेगा। तो सिंपली अभी देखिए डेटा लोड नहीं हुआ, यहाँ पर जब लोड डेटा पे क्लिक करेंगे तब यहाँ पर इसका इवेंट फायर होगा और फिर आपका डेटा क्या होगा, ग्रिड व्यू से लोड होकर के आएगा। आप देख सकते हैं ये डेटा आपका वहाँ से लोड होकर के यहाँ मिल गया, ठीक है। लेकिन ये है डायनेमिक बाइंडिंग इसे बोलते हैं, क्योंकि डायनेमिकली हमने जब लोड बटन पे क्लिक किया तब डेटा आपका फेच होकर के डेटाबेस से आया हुआ है। कनेक्शन स्टैब्लिश हुआ, जब क्लिक किया तब जाकर कनेक्शन स्टैब्लिश हुआ, तब डेटा फेच हुआ, वहाँ से फेच होकर के यहाँ पे आया हुआ है, ठीक है। दूसरी कंडीशन ये है कि अगर आप डायरेक्टली करने के प्रयास करते हैं, अगर मैं एक ग्रिड व्यू और ले लूँ, मान लीजिए हम इसे नीचे ले लेते हैं और डेटा में चले और एक ग्रिड व्यू ले लिया ड्रैग एंड ड्रॉप करके, ये ग्रिड व्यू हो गया।
अगर हम चाहें डायरेक्टली यहाँ डेटा बाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर हम टूल सोर्स में चलें, न्यू डेटा सोर्स, एक्चुअली ग्रिड व्यू के साथ बहुत लंबा चौड़ा काम होता है, इतना छोटा सा ग्रिड व्यू नहीं है। ग्रिड व्यू अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि आपके एसपी में डेटा को शो करने के लिए या डेटा में जो आपके करंट ऑपरेशन होते हैं उनके लिए आप यही यूज़ करते हैं। ठीक है, फिलहाल के लिए मैं यहाँ सेलेक्ट करूँगा डेटाबेस एंड ओके करेंगे। देन आपका कनेक्शन, यहाँ से कनेक्शन सेलेक्ट कर लेंगे आप, MyDB जो डेटाबेस आपका होगा, देन न्यू, देन नेक्स्ट, एंड यहाँ पर आएगा आपके पास टेबल, आपके सारा डेटाबेस ऑब्जेक्ट आ जाएंगे, टेबल, प्रोसीजर, व्यू, सारा का सारा आ जाता है यहाँ पे। तो हमें यहाँ पर सेलेक्ट करना है एम्प्लॉय टेबल, हमने कहा कॉलम चाहिए मुझे, सारे के सारे कॉलम चाहिए ना। कंडीशन वगैरह कुछ लगानी हो तो यहाँ पर वेयर या ऑर्डर बाई आप लगा सकते हो, डजंट मैटर। एंड आप क्या ने क्या यहाँ पे किया, नेक्स्ट, और फिर आपने किया ओके। बस आपको केवल इतना करके इसे रन करा देना है। अब जैसे आप रन कराओगे तो आप देखोगे यहाँ पर दोनों में टेबल में डेटा सेम टेबल से आएगा, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या रहेगा वो देखिएगा। एक स्टैटिक बाइंडिंग है, एक डायनेमिक बाइंडिंग है। सर आज तो आपने बटन तो लिया नहीं, तो डायरेक्टली लोड होते आ जाएगा। आप देख सकते हैं इस वाले पर्टिकुलर ग्रिड व्यू में डाटा अपने अपलोड हो गया, जैसे पेज लोड हुआ, लेकिन इसका डेटा जो होगा वो डायनेमिक होगा, ऑन बटन क्लिक पे लोड होगा। यही दोनों में डिफरेंस है, डजंट मैटर। दूसरी चीज़ ये है कि जो हम इसे यूज़ कर रहे हैं, इसका जो कनेक्शन स्टैब्लिश हो रहा है वो कहाँ होगा, सोर्स में जाओगे आप तो ESP कोड में हो जाता है। इसको मैं जब ESP बताऊँगा आपको, ESP बताऊँगा कि ESP कोड में हो जाएगा, यहीं पे इसका कनेक्शन वगैरह स्टैब्लिश हो जाता है। ठीक है, लेकिन इसका जो कनेक्शन स्टैब्लिश होगा सेकंड वाले का, इसका कनेक्शन जो होगा आप देखोगे यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर इसका कनेक्शन स्टैब्लिश नहीं होगा। इसका स्टैब्लिश कहाँ होगा, C# कोड में यहाँ होगा। ठीक है, दोनों में डिफरेंस है। एक ESP कोड में कनेक्शन स्टैब्लिश कर रहा है, जो क्वेरी चला रहा है वो ESP कोड के थ्रू चला रहा है। एक C# कोड के थ्रू कनेक्शन स्टैब्लिश कर रहा है और C# के कोड के थ्रू ही क्वेरी चला रहा है वो। ठीक है, दोनों में डिफरेंस होता है, जिसे हम आगे चल के ESP में रिव्यू पढ़ेंगे तो डिटेल में समझेंगे क्या होता है इसमें, कैसे वर्क होता है। ठीक है, और अगर आपको यहाँ पर जैसे आप नॉर्मल क्वेरी यूज़ करते हैं तो एक बात ध्यान रहे आपको, नॉर्मल क्वेरी बहुत डेंजरस होती हैं, मतलब ये डायरेक्ट क्वेरी जो होती हैं ये बहुत डेंजरस होती है किसी भी एप्लीकेशन में, क्योंकि यहाँ पर SQL इंजेक्शंस आते हैं, जिसकी वजह से डेटाबेस में हैकिंग या इंजेक्शन करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो नहीं, उसका अल्टरनेट सोल्यूशन होता है कि आप प्रोसीजर यूज़ करेंगे या पैरामीटराइज क्वेरी लगाएंगे, प्रोसीजर या पैरामीटराइज क्वेरी के थ्रू काम करेंगे, ताकि कोड ना पता लगे। ताकि कोड ना पता लगे। साथ साथ जो क्वेरी है, नॉर्मली क्या होता है कि जब आप क्वेरी राइट करते हो तो एक क्वेरी से दूसरी क्वेरी रन टाइम में बाइंड होती है, कॉनकैटनेट होती है। आगे आपको पढ़ाएंगे कंसेप्ट सब क्वेरी का, टॉपिक मिलेगा आपको सब क्वेरी, जिसमें हम एक क्वेरी के अंदर दूसरी क्वेरी के अंदर तीसरी क्वेरी राइट करते हैं। ठीक है, तो उसमें होता क्या है, पेरेंट और चाइल्ड की क्वेरीज बनती हैं। उसमें क्या होता है कि जो पेरेंट होता है वह प्रेफरेंस देता है चाइल्ड को, चाइल्ड प्रेफरेंस देता है अपने चाइल्ड को, तो सबसे पहले जो क्वेरी एग्जीक्यूट होती है वो एकदम लास्ट चाइल्ड की क्वेरी एग्जीक्यूट होती है, और उसी ऑर्डर में फिर एक करके मतलब पीछे वाली क्वेरीज एग्जीक्यूट होती है। जब इंजेक्शन होता है तो इंजेक्शन में जो यूज़र या हैकर जो क्वेरी देते हैं उनकी जो क्वेरी होती है वो सब क्वेरी बन जाती है, मतलब चाइल्ड क्वेरी बन जाती है, और आपकी क्वेरी जो होती है वो पेरेंट क्वेरी बन जाती है। तो आपकी क्वेरी जो पेरेंट क्वेरी होती है वो प्रेफरेंस दे देती है चाइल्ड को,
तो चाइल्ड क्या करता है, पहले एग्जीक्यूट हो जाता है, तो जो हैकर की क्वेरी होती है वो पहले चल जाती है और उसके हिसाब से आपके डेटाबेस में वो इंजेक्शन कर सकता है, क्रैक कर सकता है, कुछ भी कर सकता है उस क्वेरी के भी आप पे बेस पे। ठीक है, तो बहुत सारी कंडीशन या चीज़ें ऐसी होती हैं जिसकी वजह से दिक्कत होती है। हालांकि जब एडीओ हम पढ़ेंगे तो हम एडीओ में आपको बताएंगे हम ये चीज़ों को कैसे करते हैं, इंजेक्शन कैसे आता है और उसे प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल के लिए केवल डेमोन्स्ट्रेशन है बस, और कुछ नहीं। अब इसमें हमारे पास आता है नेक्स्ट है, हम सबसे पहले पढ़ेंगे इसमें ज्वाइंट्स, ज्वाइन यूनियन या ज्वाइंट का मैं बोलो तो सेट ऑपरेटर। सेट ऑपरेटर में आपका आता है यूनियन, इंटर सेक्ट एंड यूनियन ऑल। कहाँ तैयार हो गए जी? हाँ कहाँ तैयार हो गए? 2 घंटे पढ़ने में बैग उठा लेते हो? कल तो पढ़ना सर, ये टॉपिक है। हाँ, ज्वाइन पढ़ेंगे। ज्वाइन में काइंड्स ऑफ ज्वाइन, जिसमें हम ज्वाइन के जितने भी टाइप होते हैं, इक्वी ज्वाइन, नॉन इक्वी ज्वाइन, इनर ज्वाइन, आउटर ज्वाइन। आउटर में इसके सब जो है आउटर ज्वाइन, लेफ्ट आउटर, राइट आउटर ज्वाइन, फुल आउटर ज्वाइन और इसके बाद आता है आपका सेल्फ ज्वाइन, देन क्रॉस ज्वाइन, देन नेचुरल ज्वाइन। ये ज्वाइंट्स होते हैं, ज्वाइंट्स पढ़ेंगे। और उसके अलावा फिर पढ़ेंगे आपकी सब क्वेरीज। सब क्वेरीज को कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, कैसे करते हैं। तो 2 क्लास में आपका ये बेसिक खत्म हो जाएगा, जो बेसिक एसक्यूएल है। देन आप कंडीशन एसक्यूएल, प्रोसीजर, फंक्शन, ट्रिगर, व्यूज इसको पढ़ेंगे या एडवांस एसक्यूएल अपना पढ़ेंगे। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना रखेंगे, कल की क्लास में से मैं आगे कंटिन्यू करके आपको बताऊंगा।